हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली के 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs हैं आपके करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। जो भी चीज़ें आपकी इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में आई रहती हैं उन सबको हम MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था, तो हम अब से इंश्योर करेंगे कि ये रेगुलरली आप तक पहुँचता रहे। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल पार्टी के लिए कौन कौन से जो क्राइटेरिया हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो इसके रिगार्डिंग आपको बता देते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है अब वो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो रिसेंटली गुजरात के अंदर उनको 13% वोट्स जो है ये मिली है। इसके बाद से जो आम आदमी पार्टी है पहले स्टेट पार्टी थी लेकिन अब वो नेशनल पार्टी की कैटेगरी में इंक्लूड हो चुकी है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको अलग अलग क्राइटेरिया प्रोवाइड करे गए हैं कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वो जो पार्टी है एटलीस्ट 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। जैसे कि मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया एंड इवन गुजरात वाला जो रीजन है यहाँ पर भी अब ये रिकॉग्नाइज हो चुकी है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट कोई भी पार्टी को अगर 6% वोट्स मिली हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हो या फिर लोकसभा इलेक्शंस के अंदर हो, तो उस टाइम पे भी वो जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन जाती है। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के अंदर एटलीस्ट उनकी 2% जो सीट्स हैं वो होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी की लिस्ट में इंक्लूड कर देता है। तो दैट मीन्स आप देखेंगे यहाँ पे तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है तो उसके रिगार्डिंग भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू PM स्वनिधि स्कीम। तो अगर मैं PM स्वनिधि स्कीम के बारे में बात करूं तो इसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो PM स्वनिधि स्कीम है इसको कोविड पेंडेमिक टाइम्स के दौरान यहाँ पर लॉन्च किया गया था और क्योंकि उस टाइम पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुके थे कोविड पेंडेमिक की वजह से, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंदर जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सस्ते में लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने की बात करी गई ताकि वो दोबारा से अपने लाइवलीहुड को एक तरह से देख सकें और दोबारा से जो जितना भी पैसा है उसको अपना जो भी वो बिजनेस कर रहे थे उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो इसी के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। सबसे पहली बात, जो PM स्वनिधि स्कीम है इट इज़ नॉट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें सारा का सारा जो फंड है या फिर सारा का सारा जो खर्चा है यहाँ पर सेंट्रल सरकार उठाती है। इसके अंदर भी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनको एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर भी रजिस्टर करना पड़ता है और ये 2014 का एक एक्ट है जो कि है स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका आंसर बनेगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जैसा कि आप जानते हैं गुजरात और हिमाचल इलेक्शंस चल रही हैं, यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुका है ऑल्दो। उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बात करूँ तो जिस भी पर्सन ने इलेक्शन के लिए खड़ना होता है तो यहाँ पर जो भी उन्होंने नॉमिनेशंस वगैरह फाइल करनी होती है उसके साथ उनको एक इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट को भी सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उस टाइम पे जो इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 10,000 तक रहता है जनरल कैटेगरी के लिए और 5,000 रहता है SC/ST कैटेगरी के लिए। इन द सेम वे अगर मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 25,000 रहता है और SC/ST कैटेगरी के लिए 12,500 रहता है। फिर अगर मैं बात करूं कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है जो कि 15,000 रहता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए करवाया जाता है ताकि हर कोई पर्सन जो है नॉमिनेशन फाइल्स ना करे, तो उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है।
अब इसके अंदर होता क्या है कि जो भी पर्सन अगर 1/6 वोट उसको नहीं मिली है तो उसका जितना भी डिपॉजिट है, जो भी उसने इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, वो उसका सारा फोरफिटेड हो जाता है। दैट मीन्स वो सारा का सारा वो लूज कर देता है। तो यहाँ पे 1/4 जो वोटिंग है वो नहीं रहती, 1/6 वोट उसको मिलनी चाहिए। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशंस को फाइल करते टाइम पे रिटर्निंग ऑफिसर को ही इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट को सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू DMH11। तो जैसे कि आजकल आप न्यूज़पेपर्स में भी देख रहे होंगे, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है दैट इज GIAC, जो कि आप मुझे बताएंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर लाइक करती है। इन्होंने रिसेंटली DMH11 को यहाँ पर अप्रूवल दे दी है। अब DMH11 है क्या, तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। दैट मीन्स ये मस्टर्ड क्रॉप की एक हाइब्रिड वेराइटी है जिसको ग्रो करने के लिए, कमर्शियली कल्टीवेट करने के लिए GIAC ने अप्रूवल दे दी है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं, अब तक की ये सबसे पहली क्रॉप है जो कि एडिबल क्रॉप है जिसको कि अप्रूवल दी गई है। हमारे इंडिया के अंदर अब तक सिर्फ एक ही ऐसी क्रॉप थी, दैट इज BT कॉटन, जो कि एक कैश क्रॉप में इंक्लूड करी जाती है। तो अभी तक कोई भी एडिबल नहीं थी जिसको अप्रूवल दिया गया था, तो दिस इज द फर्स्ट वन। लेकिन अभी भी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उनका अप्रूवल अभी रहता है, जब तक वो अप्रूव नहीं करते तब तक इसको कमर्शियली कल्टीवेट नहीं किया जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर बनेगा कि DMH11 जो है मस्टर्ड की एक वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ इन रेमिटेंसेज इन इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक की रेमिटेंसेज के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसमें बताया जाता है कि कौन सी कंट्री को कितने ज़्यादा रेमिटेंसेस जो हैं वो मिल रहे हैं। अगर मैं रेमिटेंसेस के बारे में बात करूं, एक कंट्री का जितना भी डायस्पोरा है, दैट मीन्स उस कंट्री के जो पर्सन है किसी दूसरी कंट्री में जाकर रह रहे हैं और वहाँ से ये अलग अलग जो गिफ्ट्स वगैरह हैं, पैसे वगैरह हैं, फॉरेन करेंसी में हो गया है ना, अलग अलग चीज़ों को भेजते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम रेमिटेंसेस के अंदर काउंट करते हैं। तो ऐसा देखा गया है इस रिपोर्ट के तहत कि हमारे इंडिया के जो रेमिटेंसेस हैं वो $100 बिलियन जो हैं इसको क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले $85 बिलियन जो है यहाँ तक सीमित थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और इवन इस रिपोर्ट के अंदर ये भी देखने को मिला है कि हमारी कंट्री के जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हैं वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज से आ रहे हैं, जो कि हमारा जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, वहाँ वाले रीजन से इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ई-कुशल। ई-कुशल के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रिलेटेड है कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना हो तो इस पोर्टल के ऊपर आपको जितना भी डाटा है ये सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इवन ई-कुशल जो प्लेटफॉर्म है ये उड़ान स्कीम को भी सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली जो कृषि उड़ान स्कीम है। अब कृषि उड़ान स्कीम क्या है, जिसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मिलकर जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उनके साथ बात करी गई थी कि जितने भी हमारे कृषि के एडिबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम से जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो यहाँ पे उनको मूव करवाने के लिए एयरपोर्ट्स का यूज़ किया जाएगा, ताकि एक रीजन से दूसरे रीजन में एयरपोर्ट सर्विसेज को यूज़ करके जितने भी कृषि के या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको मूव करवाया जा सके। इन द सेम वे जो ई-कुशल प्लेटफॉर्म है ये इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो डाटा है उसको प्रोवाइड करेगा, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को, लॉजिस्टिक्स को, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था, तो इसमें से कोई भी जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू जल्लीकट्टू फेस्टिवल। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी पिटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ रही है जल्लीकट्टू फेस्टिवल के लिए कि ये कोई एक बुल टेम है, तो ये बुल टेमिंग फेस्टिवल, लेकिन इसको ब्लड स्पोर्ट के नाम से भी इसको कंसीडर किया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे जो बुल टेम करते हुए बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, तो यहाँ पर इस फेस्टिवल को रोकना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ कि तमिलनाडु वाले रीजन में जिस टाइम पे हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाया जाता है जनवरी मंथ के अंदर, उसी टाइम पे बुल टेमिंग फेस्टिवल जो कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है। तो दैट मीन्स दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको सार्क के रिगार्डिंग, सार्क के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सी कंट्री जो है
है वो सार्क ग्रुपिंग के अंदर लाई करती है। अगर मैं बात करूं कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 8 दिसंबर को सार्क का चार्टर डे जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि ढाका वाले रीजन में 8 दिसंबर 1985 को ही सार्क जो एसोसिएशन है उसको बनाया गया था। इसके अलावा आपने याद रखना है कि सार्क का जो हेडक्वार्टर्स है वो काठमांडू नेपाल के अंदर लोकेटेड है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं कि सार्क एसोसिएशन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो कि आपको देखने को मिलेगा, इंडिया हो गया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो म्यांमार है वो सार्क एसोसिएशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो दैट मीन्स आपका आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3, फोर्थ ऑप्शन जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, जिसमें बताया गया था कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं डीसी और डीएम की। तो इसी के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डीसी या फिर डीएम निभाते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन के बारे में बात करूं तो जो डीसी और डीएम होते हैं वो लैंड और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी टाइम्स में अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस की मूवमेंट वगैरह करवानी पड़े तो उसके लिए भी ये आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि कहाँ पर उन्होंने एक्शन लेना है। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग चीज़ों के लिए लाइसेंसेस भी हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं। फिर बात आ जाती है कि अलग अलग इश्यूज़ को एक अलग अलग ऑर्डर्स को इशू करने के लिए, जैसे वारंट ऑर्डर्स हो गया है ना, इन सबको इशू करने के लिए भी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभाते हैं। तो आपका आंसर रहेगा 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेचर पॉजिटिव फंड। अब नेचर पॉजिटिव वर्ड जो है आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। अगर मैं नेचर पॉजिटिव के बारे में बात करूं, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, लेकिन अगर मैं दूसरे इसके ऑपोजिट वाली तरफ बात करूं कि हमारी डाइवर्सिटी को डिक्लाइन होने की बजाय दोबारा से अपग्रेड किया जा रहा है, या फिर हमारी जितनी भी डाइवर्सिटी है उसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ नेचर पॉजिटिव। अब नेचर पॉजिटिव फंड जो है ये एक तरह से मॉनेटरी वैल्यूएशन है हमारे इकोलॉजिकल फंक्शंस की, कि हमारी जितनी भी डाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन नहीं हो रही और हमारे जितने भी इकोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो एक तरह से सस्टेनेबल तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि अगर नेचर पॉजिटिव फंड की जो मॉनेटरी वैल्यू है अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा नेचर जो है वो स्टेबल हो चुका है, इसमें कोई भी बायोडाइवर्सिटी का ना ही लॉस हो रहा है ना ही अपग्रेडेशन हो रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी और आपका आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2। तो आई होप आपको यहाँ तक जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।